हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। चलिए, आज जो है हम लोग सेंटर ऑफ मास के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं यन कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। यानी सेंटर ऑफ मास तब निकालना है जब यन कण दिए हुए हों, तब कितना होगा उनका द्रव्यमान केंद्र। और फिर उसकी हमको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी निकालनी है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकालना है, सेंटर ऑफ मास का हमको मोमेंटम भी निकालना है, सेंटर ऑफ मास में लगने वाले बलों को भी निकालना। तो बहुत सारा कार्य आज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यन कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। यन कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। यन कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, तो हमको जो है निकालना है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। एन पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। तब हमें बताना है कि क्या होगा द्रव्यमान केंद्र। जैसे दो पार्टिकल के निकाले थे बच्चों, आज हम लोग एन कणों के लिए निकालने चल रहे हैं। तो एन कणों के लिए भी फार्मूला तो वही है, क्योंकि पिछले टॉपिक में भी सवाल तो बता ही दिया गया था। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ये पिंड है, कोई पिंड हो गया, ऐसे कोई किसी भी आकार का, ऑक्टोपस जैसा भी मान सकते हो, या पिंड सुंदर सा खूबसूरत भी मान सकते हो, जैसा तुम्हारे ऊपर है, जैसा मान लो, है जो जैसा मान ले। तो अभी मान लिया कि ये कोई हमारे पास निकाय है। तो इस सिस्टम पे बहुत सारे कण हैं। मान लीजिए M1 है, कहीं M2 है, कहीं इसमें M3 है, ऐसे ही कहीं M4 है। तो इस प्रकार से इस सिस्टम में बहुत सारे कण हैं। तो द्रव्यमान केंद्र क्या है? द्रव्यमान केंद्र, चूंकि हम सारे कणों का अध्ययन तो कर नहीं पाते हैं, इसलिए हम मानते हैं कि सारे कणों का कोई न कोई एक निश्चित बिंदु है जहां पर इस पूरे पिंड का समस्त द्रव्यमान कार्य कर रहा है। उसी को हम लोग द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो अभी मान लीजिए कि यहाँ पर जो इसकी स्थितियां हैं, इसके लिए हम पहले एक्सिस बना लिए। ऐसे ये देखिए, एक्स अक्ष बना लिए, वाई अक्ष बना लिए। ये मूल बिंदु हो गया यहाँ से 0 0। अब इसकी स्थिति देखो क्या हो जाएगी, R1 हो गई। इसकी स्थिति R1, इसकी स्थिति R2, ऐसे ही इसकी स्थिति R3, ऐसे ही इसकी स्थिति R4। तो हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास की स्थिति क्या होगी। तो बहुत आसान है, RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट 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 डॉट। मान लीजिए हमारे पास n कण है, टोटल कितने कण है? n कण है, तो हो जाएगा MN RN और अपान M1 प्लस M2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी आपके हैं द्रव्यमान जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये पूरे जोड़ लेंगे। आज जब M1 M2 M3 ये सब जोड़िएगा ना, तो ये पूरे पिंडवा का द्रव्यमान आ जाएगा। अरे भाई, जब सारे कणों का द्रव्यमान जोड़ देंगे, भाई कलमिया का द्रव्यमान मान लीजिए 100 ग्राम है कलमिया का द्रव्यमान, तो इसमें जितने पार्टिकल हैं सबके कणों का द्रव्यमान जोड़ेंगे तब ना 100 ग्राम आ गया। तो अभी हम क्या मानते हैं, मान लिया पूरा जो द्रव्यमान है, पूरे पिंड का द्रव्यमान वो कैपिटल M है। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं RCM इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट 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 MN RN अपान केवल M लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसी के हिसाब से, अभी तो मैंने द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात किया है, लेकिन हमने क्या बताया, हमें द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकालना है, इसकी वेलोसिटी भी निकालनी है, हमको इसका एक्सेलरेशन भी निकालना है, हमें इसका मोमेंटम भी निकालना है। तो ये सारी चीजें निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं फिर सभी को स्टेप बाय स्टेप। अब यन कणों के निकाय के जो द्रव्यमान केंद्र हैं, ये आपने सीखा कैसे निकालना है। क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे लगाए जाएंगे। अब हम निकालते हैं इनकी वेलोसिटी। बच्चों, वेलोसिटी कैसे निकलेगी? तो अभी आपने पढ़ लिया कि यन कणों के लिए जो R की वैल्यू है RCM, यन कणों के लिए कितना आ गया, 1/m M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। आप पूरा जोड़ देंगे कहाँ तक, यन कणों के लिए, तो MN RN। ये हो गया RCM, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की स्थिति हो गई। हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है।
तो वेलोसिटी निकालनी है तो t के पदों में इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो t के पदों में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी आर सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/m m1 डी आर वन बटे डी टी प्लस डी आर टू बटे डी टी प्लस डॉट 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 mn डी आर एन बटे डी टी। ऐसा हो गया। अच्छा, अब ये क्या हो गया, डी आर सी एम बटे डी टी, तो ये आपका डिस्टेंस की स्थिति हो गई और ये जो है आपका समय हो गया, तो इसको क्या कह देंगे, वी सी एम, यानी ये द्रव्यमान केंद्र का वेग हो गया भैया विस्थापन बटे समय के हिसाब से। वी सी एम इज इक्वल टू 1/m, यहाँ पे देखिए क्या होगा m1, तब ये हो जाएगा v1, पहले वाले कण का वेग v1, दूसरा कण v2, इसी प्रकार v3 v4 डॉट 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 जोड़ लेंगे तो mn vn हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान केंद्र का वेग निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बार और डिफरेंशिएट करें तो वेग परिवर्तन की दर, तो फिर त्वरण आ जाएगा। तो एक बार और डिफरेंशिएट करो, कुछ और अच्छा आ जाए। तो एक बार और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वी सी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/m m1 डी वी वन अपॉन डी टी प्लस m2 डी वी टू अपॉन डी टी। ठीक है, देखो यहाँ छूट गया है, सॉरी यहाँ बच्चों देखो, ये माफ करना, m2 हो गया है, प्लस डॉट 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 mn और d बाई डी टी वी एन। ऐसा अब ये कितना हो गया, डीवी सी एम बटे डी टी को आपने क्या किया, द्रव्यमान केंद्र का ये त्वरण हो गया भैया ए सी एम अपान 1/m, और ये हो गया आपका m1, तो ये पहले वाले कण का a1, दूसरे वाले कण का a2, और प्लस डॉट 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 ऐसे ही n कणों का ये हो गया mn am। ठीक है, अब आप देखिए यह ACM आ गया, द्रव्यमान केंद्र का एक्सेलरेशन आ गया। अब m में ACM का गुणा कर देते हैं, तो ये द्रव्यमान केंद्र का पर लगने वाला फोर्स आ गया, ये फोर्स हो गया जो द्रव्यमान केंद्र पे लगेगा, m ACM इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, m1 a1, तो ये पहले वाले कण पे बल F1 हो गया, दूसरे वाले कण पर बल F2 हो गया, m2 a2 प्लस डॉट 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 ऐसे Fn कणों का, यानी सभी कणों का बल जो है हमने जोड़ लिया। तो ये द्रव्यमान केंद्र का जो बल लगा हुआ है, यानी कि MACM इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं FEXT, सारे बलों का योग FEXT। तो ये एक फार्मूला आपके सामने आ गया कि मतलब द्रव्यमान केंद्र पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा m इंटू ACM। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिए? अच्छा, अब तो ये हो गया। अब हम निकाल लेते हैं द्रव्यमान केंद्र जो है सेंटर ऑफ मास, उसका मोमेंटम कितना होगा, उसका संवेग कितना होगा बच्चों। तो यहाँ पे देख लीजिए संवेग कितना होगा, m इंटू वी सी एम हो गया, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डॉट 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 mn vn। तो फिर यहाँ से ये हो गया m इंटू वी सी एम, और यहाँ पर हो गया ये P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 Pn, यानी कि पूरे निकाय का जो संवेग हो गया m वी सी एम इज इक्वल टू P। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया कि द्रव्यमान केंद्र का मोमेंटम यदि निकालना हो, उसका संवेग निकालना हो, तो P बराबर हो जाएगा m इंटू वी सी एम। अब इसके बाद शुरू होता है बच्चों संवेग संरक्षण, यानी कि इसके संवेग संरक्षण का सिद्धांत हमें प्रूव करना है कि क्या होगा इनके संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए संवेग संरक्षण में पहले ये चेक करेंगे कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। तो यहाँ पर है आपका संवेग, संवेग बराबर कितना आ गया, द्रव्यमान केंद्र का संवेग आ गया m इंटू वी सी एम, ये द्रव्यमान केंद्र का संवेग हो गया। अब हम इसको संवेग परिवर्तन की दर निकालेंगे, तो देखेंगे कि संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। रेखीय गति में तो आपने देखा था लीनियर वाले मोशन में
कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए वाह बल के बराबर थी। तो यहाँ पे देखते हैं संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होने वाली है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे P बराबर आ गया आपका m इंटू VCM। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम भी निकालेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो अभी देखते हैं कि dP अपॉन dt ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर। dP अपॉन dt क्या हो गया, संवेग परिवर्तन की दर इज इक्वल टू dVCM अपॉन dt हो जाएगा। भाई दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएट किया है, बराबर का किया है। हाँ, ऐसा नहीं किसी एक को मान रहे एक को नहीं, तो d बाई dt यहाँ भी ऐसे हो गया। ठीक, अब यहाँ पर dP अपॉन dt इज इक्वल टू m dVCM बटे dt को आप लोगों ने क्या कहा, ACM। और अभी प्रूव किए हो कि m इंटू ACM तो होता है द्रव्यमान पे केंद्र पर लगने वाले समस्त बलों का सदिश योग। तो भैया ये तो आ गया dP बट्टे dt बराबर FExt, यानी सभी बलों का योग। मतलब ये हो गया कि संवेग परिवर्तन की दर यहाँ भी लगाए गए वाह बलों के बराबर है, लेकिन द्रव्यमान केंद्र के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए वाह बलों के सदिश योग के बराबर होगी, जितने भी होंगे। तो यहाँ से बच्चों ये आ गया। अब यहाँ से हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हमको यहाँ सिद्ध करना है कि क्या है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि यदि FExt 0 हो जाए, ठीक है, यदि हम क्या कर लें FExt जो है यानी कि सभी बलों का जो यह योग था ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 0 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब dP अपॉन dt इज इक्वल टू 0। dP अपॉन dt इज इक्वल टू 0, यानी P बराबर नियतांक। P बराबर क्या हो गया भैया, नियतांक हो गया। और यही हो गया संवेग संरक्षण का सिद्धांत, यही हो गया संवेग संरक्षण का सिद्धांत। P बराबर नियतांक का मतलब जितने भी कणों के, सभी कणों के जो संवेग हैं, यानी P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट जितने हैं सभी कणों का जो संवेग है, इनको हम योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी निकाला। अब कुछ अच्छे से सवाल लगाते हैं, चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने। तो इस प्रकार से संवेग संरक्षण का सिद्धांत आप समझ गए, मतलब कि संवेग, पहले संवेग कितना था और लास्ट में संवेग कितना है, यानी कि प्रारंभिक संवेग हमेशा जो संवेग रहेगा अंतिम वाला उसके परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि P इनिशियल हमेशा P फाइनल के क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, यदि किसी निकाय पर वाह्य बल बिल्कुल न लग रहा हो, यानी वाह्य बल 0 हो, तो क्या होता है, निकाय का संवेग नियत रहता है। यही आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत था। अब मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हम लगाते हैं हमारे पास। मान लीजिए कि ये कोई है आपका रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, इसका द्रव्यमान कैपिटल M है और इसमें से एक अल्फा कण बाहर निकला। कौन बाहर निकला, एक अल्फा कण बाहर निकला। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं स्मॉल m है, ये बाहर निकला। इसमें से कितनी वेलोसिटी से, मान लेते हैं v वेलोसिटी से बाहर निकला। तो आपको ये बताना है कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई ये पीछे जाएगा, जैसे ये आगे जाएगा तो ये फिर इसमें से निकल के आएगा, पीछे आएगा। यानी कि पहले तो मोमेंटम 0 था इनका, तब कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन जो उस मोमेंटम में से जब एक ठौरा आगे जाएगा तो दूसर का जरूर से पीछे आ जाएगा। जैसे नाव से उतरते हो तो नैया जो है पीछे चली जाती है, तुम आगे आते हो। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि यहाँ पर देखिए प्रारंभिक संवेग, पहले प्रारंभिक संवेग बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संवेग में परिवर्तन। ठीक है, तो P इनिशियल हम बार बार लिखेंगे, इसको P फाइनल लिखेंगे, तो आप लोग समझ लीजिएगा। अब P इनिशियल क्या है, 0 है, तो कहीं गई बने क्या, दोनों मिला यही बात है, यही अल्फा कण बा, यही न्यूक्लियाई भी है, सब एक कम है। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि इसमें से अल्फा कण छटक गया है, M उसका द्रव्यमान है और V वेलोसिटी से छटक गया। तो जब ये आगे जाएगा तो ये न्यूक्लियाई तो भैया पीछे आएगा, ये आगे जाएगा तो ये पीछे आएगा। तो ये कितनी वेलोसिटी से पीछे गया ये हमको बताना है।
तो मान लेते हैं कि यह u वेलोसिटी से पीछे गया। कितने वेलोसिटी गया? u वेलोसिटी से पीछे गया। तो फिर इसका संवेग कितना हो जाएगा? कैपिटल M इसका द्रव्यमान हो गया, u इसकी वेलोसिटी हो गई। हमको u की वैल्यू निकालनी है, तो m u बराबर m v, तो u बराबर हो जाएगा m v बटे m। इस प्रकार से न्यूक्लियाई इतना पीछे चला जाएगा। ऐसे ही सवाल हम लगा सकते हैं, जैसे बंदूक से निकली गोली, इसको आप नोट कर सकते हैं। ऐसे ही जो है बंदूक से निकली गोली, मान लीजिए कोई बंदूक है आपके पास, ये बंदूक है AK-47 या कोई भी एक बंदूक है, मान लो ऐसे बंदूक है। अब इसमें से गोली निकल रही है भैया, ऐसे गोली निकली, तो जब गोली आगे जाती है तो बंदूक कहाँ आती है? पीछे आती है। सब लोगों ने सुना है क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार। तो यहाँ पर उसका हमको बताना कितनी वेलोसिटी से पीछे आएगी। तो मान लीजिए गोलियाँ निकला, बंदूकिया का द्रव्यमान कैपिटल M, और ये जो गोली निकली है छोटी सी, इसका द्रव्यमान छोटा सा m। मान लेते हैं v वेलोसिटी से निकली है, तो ये कितने वेलोसिटी से बंदूक पीछे की ओर हटेगी, यही तो पूछा जा रहा है आपसे कि बंदूक कितने वेलोसिटी से पीछे की ओर हटेगी। कितनी वेलोसिटी से बंदूक, कितनी वेलोसिटी से पीछे हटेगी, यही बताना है। तो फिर वही चीज़ P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो पहले तो संवेग 0 था, टोटल 0 था। P फाइनल में गए तब, तो फाइनल में गए तो गोलिया का द्रव्यमान m, गोलिया का वेग v। अब ये बंदूकिया तो जा रही पीछे, गोली जा रही आगे, बंदूकिया गई पीछे, तो इसका माइनस कर देंगे। इसका द्रव्यमान हो गया ये कैपिटल M, और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं u। तो फिर से वही कंडीशन, u बराबर mv, तो u इज इक्वल टू mv बाई कैपिटल M। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। चलो कुछ और अच्छा सवाल देखते हैं। यह देखिए एक शानदार क्वेश्चन है, जिसमें एक कार सहित सवार का द्रव्यमान m है, कार का वेग v है। मतलब कोई कार है जो v वेग से चल रही है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये भैया एक कार हो गई, और ये चल रही है v वेग से, ठीक है। ये कार हो गई मान लीजिए, और ये चल रही है, ऐसे कार है, और ये कार जो है कितने वेलोसिटी से चल रही है? v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक, v वेलोसिटी से चल रही है। करवा का द्रव्यमान कितना है? m। कैपिटल M जो है इस कार का द्रव्यमान है, और ये v वेलोसिटी से चल रही है। तबलेट है आदमी गिरत बा धड़ाम से करे ऊपर, नहीं, शून्य वेग से कार के ऊपर गिर रहा है। इसके ऊपर एक आदमी गिरा, एक आदमी, ये आदमी गिर गया इसके ऊपर, ठीक है, गिरा, लेकिन वेलोसिटी उसकी शून्य थी, ठीक, शून्य वेलोसिटी से गिरा है। तो गिरने के बाद, एक गिरा है तो कार की वेलोसिटी में कुछ परिवर्तन आएगा। तो वही पूछ रहा है कि गिरने के बाद कार का वेग क्या होगा। तो ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा है कि पूरे सिस्टम का संवेग क्या होता है? नियतांक होता है, आपने पढ़ा है। पूरे सिस्टम का संवेग क्या होता है? नियतांक होता है। मतलब क्या होता है? P इनिशियल जो होता है ना, वो P फाइनल के बराबर होता है। तो कार पहले चल रही थी, तो उसका संवेग क्या था? द्रव्यमान गुणे वेग, मतलब कि m इंटू v था। बाद में जब यह आदमी गिरा है इसके ऊपर, तब मान लीजिए इसके वेलोसिटी में परिवर्तन आ गया है, और पूरे सिस्टम का, यानी कि इस आदमिया का भी तो द्रव्यमान है कुछ, इस आदमी का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो पूरे सिस्टम का द्रव्यमान स्मॉल m प्लस कैपिटल M हो गया। और अब यह सिस्टम मान लेते हैं u वेग से चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फिर? m प्लस m इंटू u वेग से चल रहा है। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी? u की वैल्यू आ जाएगी mv अपान m प्लस m। इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन सही है।